Hello students, let's start the today's class with our chapter Matter in our surroundings. So last revision lecture में हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ देखी थी. ओके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे जो मैटर शो करता है. ओके तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में जो पहला कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं. ओके कैसे मूव करते रहते हैं? देखिए, जैसे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो मूव करते रहते हैं. ओके दूसरा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, जिन चीज़ से मैटर बना है, जिन छोटे छोटे टुकड़ों से मैटर बना है, उनके बीच में स्पेस होता है. ओके और तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. ओके एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से. ऑल्दो हम ये पहले पढ़ चुके हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको दोबारा से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप लोगों के माइंड में बहुत अच्छे से फीड हो जाए कि स्टेट्स ऑफ मैटर कितने होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के. ओके तो स्टेट्स ऑफ मैटर में पहला है सॉलिड स्टेट. सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारी बुक में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया है. या मैटर की 3 ही स्टेट होती हैं. पहली सॉलिड स्टेट, दूसरी लिक्विड स्टेट और तीसरा गैशियस स्टेट. मतलब कोई भी मैटर है इस दुनिया में इन्हीं 3 स्टेट में मिलेगा. ओके या तो वो सॉलिड होगा, या वो लिक्विड होगा, या वो गैस होगा. ओके तो सॉलिड स्टेट में एक्टिविटी 1.9 में ये बोला गया है कि आपको कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी है, जैसे पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ वुडन स्टिक. ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है. इन सब आर्टिकल्स का जो स्केच है वो आपको एक बनाना है. ठीक है, इन सब आर्टिकल्स का क्या बनाना है? स्केच बनाना है, उसके किनारे किनारे आउटलाइन बना के. ठीक है, स्केच आपको क्यों बनाना है? क्योंकि आपको उसकी बाउंड्री का पता होना चाहिए. एक आउटलाइन मिल जाएगी तो पता चलेगा कि ये चीज़ इतना स्पेस लेती है. ओके आपने जैसे बुक की आउटलाइन की तो बुक जितना स्पेस लेती होगी उतना ही वो आपने आउटलाइन बनाया होगा. ओके व्हाट हैपन्स इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होता है जब वो सॉलिड जो होते हैं उनको हथौड़े से मारा जाता है, या फिर खींचा जाता है, या फिर ड्रॉप किया जाता है, ऊंचाई से छोड़ा जाता है? आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये आपस में मिक्स होने के लिए केपेबल हैं? मतलब क्या ये आपस में मिक्स हो सकते हैं? आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स. आर यू एबल टू कंप्रेस देम? तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, नीडल हो गया, पीस ऑफ वुडन आर्टिकल हो गया, ये एक दूसरे में मिक्स नहीं हो सकते. मतलब बुक से पेन मिक्स नहीं हो सकती, नीडल से पीस ऑफ वुडन स्टिक मिक्स नहीं हो सकता. ओके और मतलब ये चीज़ें आपस में मिक्स नहीं हो सकती. इन चीज़ों को आप दबाएंगे तो ये इनका शेप भी चेंज नहीं होगा, ये छोटी नहीं हो जाएंगी. ओके जैसे आप एयर को दबा सकते हैं, वाटर को दबा सकते हैं, बट इस चीज़ को, इन चीज़ों को आप नहीं दबा सकते. तो कुल मिला के ये सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं. ठीक है, ये आपस में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते. ठीक है ये कंप्रेस नहीं हो सकते, इनको चाहे आप जितना दबा लें ये दब नहीं सकते. ओके तो ये सारी एक तरह से प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड्स की. ओके चलिए मैं रीड करता हूँ. ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड. ये जितनी भी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी, पेन हो गया, बुक हो गया, ओके ये सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड के एग्जाम्पल हैं. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव डेफिनेट शेप. हमको ये देखने मिलता है कि इन तीनों का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है. डेफिनेट मतलब एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो शेप चेंज नहीं हो सकता. ओके चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके उनका शेप चेंज होगा. इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, मतलब बाउंड्रीज समझ में आती हैं क्लियरली कि बुक की बाउंड्री ये है. और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब इतना नंबर ऑफ पार्टिकल से ये बना है, मतलब इतना ही होगा इसका वॉल्यूम. ओके इतना ही वज़न होगा, इतना ही एरिया ये लेगा. दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. इसका मतलब ये है कि इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी है वो नेग्लिजिबल, ना के बराबर होती है. सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. सॉलिड की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं. ओके वो कब तक अपना शेप मेंटेन कर सकते हैं? जब तक वो बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाए उस पर. ओके
जब बहुत ज़्यादा फोर्स बाहर से लगाया जाएगा तभी इसका शेप चेंज होगा। ओके, अदरवाइज सॉलिड का शेप जैसा है वो वैसा ही रहेगा। बुक अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, ओके, 2 महीना, 1 साल तक छोड़ दोगे तो उसका शेप चेंज नहीं होता है। लोहे को आप 50 साल तक छोड़ दोगे उसका शेप चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड टूट तो जाते हैं लेकिन उनको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि सॉलिड के आपने देखा कि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और उनके सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो दो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड की। एक, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में होते हैं, और दूसरा, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बहुत ज़्यादा चिपक के रहता है। कंसिडर द फॉलोइंग, what about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? बिल्कुल, रबर बैंड एक सॉलिड है, बट उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके पार्टिकल्स जो हैं वो इलास्टिक हैं, मतलब खिंच सकते हैं। ओके, वो दूर दूर जाने पर भी उनका बॉन्ड जो है वो टूटता नहीं है। ओके, तो जो रबर बैंड होता है वो सॉलिड तो है, और रबर बैंड भी जो होता है आप उसको नॉर्मली रखे रहने देंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे ही आप खींचेंगे, मतलब जैसे ही आपने फोर्स लगाया तभी उसका शेप चेंज होगा। जैसे ही आपने वो फोर्स को हटाया, जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो वो रबर बैंड अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। ओके, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट? शक्कर और नमक की हम बात करें तो इनको हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं तो उस कंटेनर का ही शेप ले लेते हैं। हम बहुत सारी शक्कर को अगर हम एक स्क्वायर बॉक्स में रख देंगे तो वो स्क्वायर शेप ले लेगा, अगर हम गोल बॉक्स में रख देंगे तो वो गोल शेप ले लेगा। तो इसका शेप चेंज हो रहा है, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है? बिल्कुल ये सॉलिड है, क्योंकि एक एक शक्कर के दाने को अगर आप उठाएंगे तो उसका शेप चेंज नहीं होता है, चाहे आप किसी भी कंटेनर में रख दें। बट टुगेदर वो छोटा छोटा पार्टिकल है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, जिस जगह वो पार्टिकल आप इकट्ठा करके रखेंगे वो वैसा ही जगह के हिसाब से वो अपना शेप चेंज कर लेंगे, बहुत सारे जब साथ में रहते हैं। ओके, व्हाट अबाउट अ स्पॉन्ज? स्पॉन्ज भी एक सॉलिड है, मैं आपको बताता हूँ, बट उसके बीच में एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रैप्ड हो जाते हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा हल्का होता है। बहुत सारे छेद होते हैं उसमें बीच में जिसमें एयर भरी होती है। ओके, इज इट अ सॉलिड yet we are able to compress it? It is a solid yet we are capable to compress it। मतलब वो सॉलिड तो है लेकिन हम उसको दबा सकते हैं। तो ये सारे सॉलिड्स हैं जितने हमने पढ़े, रबर बैंड भी, शुगर और सॉल्ट भी और स्पॉन्ज भी, बट तीनों में जो पार्टिकल जिन पार्टिकल से बना है उनके बीच में प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी अलग हैं। ओके, जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड एक बार फोर्स लगाने पर स्ट्रेच हो जाता है, फिर जैसे ही वो फोर्स को हटाया जाता है तो अपने नॉर्मल एक्चुअल साइज़ में आ जाता है। शुगर और सॉल्ट की बात करें तो वो अलग अलग जार में रखे जाते हैं, और जिस जार में रखे जाते हैं उस जार का शेप ले लेते हैं। ओके, स्पॉन्ज की बात करें तो स्पॉन्ज जो है वो सॉलिड तो है लेकिन उसके बीच में एयर पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रैप्ड होते हैं, छेद होता है तो एयर पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं। ओके, ऑल द अबव आर सॉलिड्स एज रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप। एक रबर बैंड खींचने पर शेप चेंज कर लेता है लेकिन वापस से उसी शेप में आ जाता है जब आप उस फोर्स को हटाते हो। ओके, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। एक एक अगर आप शक्कर का दाना उठाओगे या नमक का दाना उठाओगे तो उसका जो शेप और साइज़ है वो फिक्स्ड रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वेदर वी टेक इट आउट इन हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, चाहे हम उसको हाथ में निकाल कर रखें, चाहे प्लेट में रखें, चाहे जार में रखें। ओके, स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स। एक स्पॉन्ज जो होता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें एयर ट्रैप हो जाती है। जब हम उसको दबाते हैं तो एयर जो है उससे बाहर निकल जाती है। ओके, लिक्विड स्टेट क्या होती है? लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं मैं आपको बताऊं, लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली रैंडम मोशन में रहते हैं, मतलब कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाता है। ओके, उनके बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसीलिए तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, वो जिस कंटेनर में आप लिक्विड को डालेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, तो जैसे ही आपने डाला वो फैल जाते हैं, पार्टिकल्स भी यहाँ वहाँ भागने लगते हैं, जहाँ तक वो कंटेनर की बाउंड्री रहेगी वहाँ तक भागते हैं।
ओके, कलेक्ट द फॉलोइंग: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक। ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी है: वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और एक कोल्ड ड्रिंक। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप के कंटेनर कलेक्ट करने हैं। 50 ml मार्क कर देना है इन कंटेनर्स में। ओके, 50 ml का एक मार्किंग कर देना है कि यहाँ तक जो लिमिट है ये 50 ml है, यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। व्हाट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर? जो हमने लिक्विड लिए हैं, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, इनको अगर ज़मीन में फेंक दिया जाए तो क्या होगा? ये फैल जाएंगे, जितना दूर तक जा सकते हैं उतना दूर तक जाएंगे। मेजर अ 50 ml of any one liquid and transfer it into different containers one by one। 50 ml, इनमें से किसी भी लिक्विड को 50 ml लेना है। हर एक लिक्विड को, वाटर को भी 50 ml लेना है, कुकिंग ऑयल को भी, मिल्क को भी, जूस को भी, कोल्ड ड्रिंक को भी, इन सबको 50-50 ml लेना है एक एक करके। ओके, तो क्या इनका वॉल्यूम सेम रहेगा? डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? क्या जो लिक्विड का शेप है वो सेम रहेगा? When you pour the liquid from one container into another, does it flow easily? क्या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में लिक्विड को डालने पर क्या वो आसानी से फ्लो हो सकता है, आसानी से बह सकता है? We observe that liquid have no fixed shape। लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, पर फिक्स्ड वॉल्यूम ज़रूर होता है। ओके, शेप लिक्विड का फिक्स्ड नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम ज़रूर फिक्स्ड होता है। वो लिक्विड जो होते हैं वो जिस कंटेनर में आप डालेंगे उस कंटेनर का शेप ले लेते हैं। ओके, लिक्विड फ्लो करते रहते हैं, उनका शेप भी चेंज होता रहता है। ठीक है, सो दे आर नॉट रिजिड बट दे कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड जो होते हैं वो रिजिड नहीं होते, लेकिन ये फ्लूइड कहलाते हैं। लिक्विड का दूसरा नाम फ्लूइड है। ओके, आप उनको जिस कंटेनर में डालेंगे उस कंटेनर में वो आ जाएंगे। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी था कि उसका डेफिनेट शेप था और फिक्स्ड वॉल्यूम था, लेकिन लिक्विड का ना डेफिनेट शेप होता है ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड जिधर भी डालेंगे उधर वो उस जगह का शेप ले लेगा। अगर ज़मीन में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जहाँ तक ज़मीन होगी, जहाँ तक वो जा सकता है, जहाँ तक उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ख़त्म नहीं होता, वहाँ तक वो फैल जाएगा। ओके, आप उसको अगर जार में डालेंगे तो जार का शेप ले लेगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा। ओके, तो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई डेफिनेट साइज़ नहीं होता। ओके, ना वो कठोर होता है, इसीलिए लिक्विड को बोलते हैं फ्लूइड। Refer to activities 1.4 and 1.5 where referred to activities 1.4 and 1.5 where we saw that liquids, solids and liquids can diffuse into liquids। लिक्विड ऐसी चीज़ है, मैं आपको उसकी एक ख़ास बात बताता हूँ कि चाहे वो सॉलिड हो चाहे गैस हो, लिक्विड में सब घुल सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है। दूसरा, लिक्विड जो होते हैं वो गर्म करने पर फैलते हैं, मतलब उनके जो पार्टिकल्स है बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं। उनके पार्टिकल्स के मूव करने के कारण क्या होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पर जगह ज़्यादा क्रिएट हो जाती है। तो हम किसी भी चीज़ को, चाहे वो सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसको मिक्स कर सकते हैं। ओके, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जगह होने के कारण ही अब हम लिक्विड में कोई भी चीज़ मिक्स कर पाते हैं। उसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आप घर पे बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लान ये सब पिए हो गया आपने। ओके, तो ये सारी चीज़ें आसानी से गर्म दूध में क्यों मिक्स हो जाती है, या पानी या दूध में क्यों मिक्स हो जाती हैं? क्योंकि दूध और पानी दोनों फ्लूइड हैं या लिक्विड हैं, और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो उसी स्पेस के बीच में ये हॉर्लिक्स के पार्टिकल या फिर बॉर्नवीटा के पार्टिकल्स आ जाते हैं। ओके, चीनी भी मिक्स हो जाती है दूध या पानी में, नमक भी मिक्स हो जाता है, क्योंकि दूध या पानी के बीच में जो स्पेस होता है जो पार्टिकल्स के बीच में वो ज़्यादा होता है। ओके, These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants। जो गैसेस होती हैं, स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। किसके लिए? एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। जो गैसेस होती हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक्वाटिक एनिमल्स और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मतलब जो एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स पानी में पाए जाते हैं, उसके लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ओके, ऑल लिविंग क्रीचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जिंदा रहने के लिए हर लिविंग क्रीचर को सांस लेना ज़रूरी है। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, यानी जो पानी में पाए जाने वाले जानवर होते हैं, वो पानी के नीचे भी
सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की प्रेजेंस के कारण। ओके, दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। जो सॉलिड होते हैं, जो लिक्विड होते हैं और जो गैसेस होते हैं वो लिक्विड्स में डिफ्यूज हो सकते हैं। ओके, लिक्विड्स में मिक्स हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज़ हाइयर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है लिक्विड्स का, लिक्विड का मतलब डिफ्यूजन का मतलब होता है फैलने का जो रेट होता है, वो सॉलिड के फैलने के रेट से काफ़ी ज़्यादा होता है। लिक्विड ज़्यादा फैलते हैं, सॉलिड बिल्कुल नहीं फैलते। वो जब सॉलिड को गर्म किया जाएगा तभी वो फैलेगा। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इन लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका रीज़न, कि लिक्विड स्टेट में पार्टिकल आसानी से मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। ओके, और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, चलिए हम तीसरी स्टेट की बात करते हैं मैटर के, वो है गैशियस स्टेट। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि जो चीज़ें आपके अगल बगल हैं वो तीन ही फॉर्म में हो सकती हैं। या वो सॉलिड होगी, जैसे आप अपने अगल बगल पेन, पेंसिल, बॉटल, एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, ये सब सॉलिड है। या फिर आप देख रहे हैं पानी, दूध, ओके, ये सब क्या है, लिक्विड है। और या फिर आप देख रहे हैं हवा जो आपके आसपास मौजूद है, आप उसको देख तो नहीं पा रहे हैं लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। ओके, या फिर आप जो गैस यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, वो भी गैस है। ओके, वो एलपीजी जो है वो भी एक गैस है। ओके, तो हैव यू गैशियस स्टेट की अब बात करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। क्या आपने किसी गुब्बारे बेचने वाले को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा गुब्बारे जो हैं एक सिलेंडर से फुला देता है? एक छोटे से सिलेंडर से वो कितने ज़्यादा गुब्बारे फुला देता है। तो इससे क्या पता चलता है हमको कि वो जो छोटा सा सिलेंडर है वो उसमें कितनी ठूस ठूस कर हवा भरी जा सकती है, कितनी ज़्यादा अमाउंट में हवा भरी जा सकती है। ओके, तो इस चीज़ से हमको यही पता चलता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी है उसने। टेक 300 ml सिरिंजेस। एक एक्सपेरिमेंट बोल रहा है 300 ml की सिरिंजेस लेनी है, 300 ml की सिरिंज लेनी है। सिरिंज क्या होती है? ये जो नीचे डायग्राम बना हुआ है ये सिरिंज है। ओके, तो 100 ml की सिरिंज लेनी है। उसमें देखिए एक पिस्टन है जिसको हम पीछे खींचते हैं, तो ये जो जहाँ पर कॉर्क लगा हुआ है वहाँ से चीज़ अंदर चली जाती है। आप पानी भर के खींचोगे पानी चला जाएगा, हवा भर के खींचोगे हवा चली जाएगी। तो अभी आगे का जो होल है उसको रबर कॉर्क से ढक दिया गया है। ओके, तो हम तीनों सिरिंज में अलग अलग चीज़ें मिक्स करेंगे। पहली सिरिंज में हम उसको पिस्टन को खींचेंगे और उसमें क्या भरेंगे? हवा भरेंगे। ओके, दूसरी सिरिंज में हम पानी भरेंगे और तीसरी सिरिंज में चॉक भर देंगे। ऊपर से पिस्टन को हटा करके चॉक भर देंगे। ओके, फिर हम पिस्टन को दबा कर देखेंगे सबसे आसानी से कौन सी वाली सिरिंज दब जाएगी। आपको भी पता है ऑब्वियसली, जिसमें हवा भरी होगी वो सिरिंज सबसे आसानी से दब जाएगी, उसका पिस्टन सबसे आसानी से दब जाएगा। ओके, बाकी जिस सिरिंज में पानी भरा हुआ है, जिस सिरिंज में चॉक भरी हुई है, ये दोनों आसानी से नहीं दबेगा। ओके, तो ये था ये एक्सपेरिमेंट जो मैंने आपको समझाया। आप एक बार रीड करिएगा खुद से, आपको और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ओके, वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। जो गैस होती हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत आसानी से दबाई जा सकती हैं। सॉलिड दबाए नहीं जा सकते और लिक्विड बहुत कम दबाए जा सकते हैं। द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है या एलपीजी होती है, ये गैस जो हम घर पे यूज़ करते हैं किसके लिए? कुकिंग के लिए। ओके, या तो फिर ऐसी गैस जैसे ऑक्सीजन हो गई जो कि हॉस्पिटल वगैरह में सिलेंडर में भरी जाती है पेशेंट्स को देने के लिए, वो भी एक कंप्रेस्ड गैस होती है। तो और तीसरी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत जगह इस्तेमाल होती है। ओके, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी फ्यूल की तरह इस्तेमाल होती है गाड़ियों में। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी, गैसेस की हाई कंप्रेसिबिलिटी के कारण, कंप्रेसिबिलिटी मतलब उनको बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है। ओके, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड इजीली। लार्ज अमाउंट जो है, गैस का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है एक स्मॉल सिलेंडर में और आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। वी कम टू नो वॉट इज़ बींग कुकड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर। हमको ये पता चलता है कि
क्या पकाया जा रहा है किचन में बिना वहाँ एंटर किए। बिना किचन में एंटर किए हमको ये पता चल जाता है कि क्या पकाया जा रहा है। ओके, कैसे पता चल जाता है? जब खाना बनता है तो जो खाने के पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि खाना गर्म किया जाता है तो गर्म करने से पार्टिकल्स वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो भाप जब एयर के साथ मिक्स होती है और जब वो एयर के पार्टिकल्स हमारी नाक तक आते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि खाने में क्या बन रहा है। ओके, द पार्टिकल्स ऑफ द अरोमा ऑफ द फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। वही जो मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स होते हैं फूड के, वो मिक्स हो जाते हैं एयर के पार्टिकल्स के साथ, और जब हमारी नाक तक वो पहुंचता है तो हमें ये पता चलता है कि कौन सा खाना बन रहा है, क्या बन रहा है खाने में। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। गर्म खाने की स्मेल हमको सेकेंडों में आ जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसको आप कंपेयर करिए सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन के रेट से। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन के कारण, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स की स्पीड होने के कारण जो गैसेस होती हैं वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। ओके, गैसेस जो हैं एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो सकती हैं। इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, बहुत तेज़ी से मूव करते ही हैं, और उनके बीच में स्पेस भी ज़्यादा होता है, तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट के कारण द पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। रैंडम मूवमेंट के कारण जो पार्टिकल्स हैं वो भी एक दूसरे से टकराते हैं और साथ में कंटेनर की वॉल से भी टकराते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल्स। जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है गैस के द्वारा, वो किसके कारण होता है? वो गैस जो प्रेशर लगाती है वो गैस के पार्टिकल्स के कारण होता है। जो पार्टिकल्स गैस के होते हैं वो पर यूनिट एरिया में कंटेनर की दीवार में फोर्स लगा रहे होते हैं। ओके, बलून के अंदर गैस जो भरी होती है उसके पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली बलून के अंदर की दीवार में फोर्स लगा रहे होते हैं, तभी बलून जो है वो इन्फ्लेटेड रहता है, मतलब फूला हुआ रहता है। ओके, चलिए अब हम इस टॉपिक की को स्टडी करते हैं, जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपने स्टेट चेंज कर सकता है? आई मीन टू से, तीन ही तो स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़े हैं, क्या? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या सॉलिड जो मैटर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है? क्या लिक्विड मैटर गैस में कन्वर्ट हो सकता है? चलिए हम स्टडी करते हैं इसके बारे में। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। हम अपने ऑब्जर्वेशन से ये पता लगा सकते हैं कि वाटर जो है यानी पानी, वो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसे? जब पानी को आप फ्रिज पे रख देते हैं, तो फ्रीज़र में रख देते हैं, तो वो बन जाता है आइस। आइस इज़ अ सॉलिड। जैसे ही पानी को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, यानी वाटर। और जब पानी को गर्म करते हैं, बहुत देर तक उबालते रहते हैं, तो धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में, यानी वाटर वेपर में। वाटर वेपर इज़ अ गैस। ओके, तो ये तीन स्टेट होते हैं वाटर के। कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें दो ही स्टेट होते हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो जो एक प्रोसेस है सब्लिमेशन, उसमें हम पढ़ेंगे। ओके, व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। मैटर के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जब वो स्टेट चेंज हो रहा होता है? देखिए सीधी बात है, कोई चीज़ निकल रही होगी तब जाके वो उसका स्टेट चेंज हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या निकलती है? यहाँ पर एक चीज़ होती है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट जब निकल जाती है तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, उनके आंसर देख लेते हैं। व्हाट हैपेंस इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। व्हाट हैपेंस टू द पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट्स। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या चीज़ होती है स्टेट चेंज जब होता है तो? हाउ डज दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस। ये चेंज ऑफ स्टेट है, मतलब लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, ये कैसे होता है? वी नीड आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस इजंट इट। क्या हमको इन क्वेश्चंस के आंसर मालूम नहीं करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। तो चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। पहला इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर चेंज का, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लगभग 150 ग्राम आइस ले लेना है एक बीकर में।
ये एक बीकर है, इसमें देखिए आइस के टुकड़े भरे हुए हैं। ओके, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर ले लेना है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या मेजर करने के लिए यूज़ होता है? जो टेम्परेचर होता है केमिकल्स का उसको मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर में टेम्परेचर एकदम कम से लेकर एकदम ज़्यादा तक जाता है, मतलब -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक वो टेम्परेचर रेंज शो करता है। तो आइस का टेम्परेचर हमको मेजर करना है तुरंत, तो मोस्ट प्रोबेबली आइस का टेम्परेचर -1 -2 होगा। ओके, फिर जैसे जैसे हम नीचे से गर्म करते जाते हैं इस बीकर को, तो आइस का टेम्परेचर बढ़ करके 0। ओके, जैसे ही बर्फ़ पिघलना चालू होगी तो आप एक बार और टेम्परेचर लीजिएगा, तो वो 0 1 2 3 4 ऐसा आएगा। जैसे ही बर्फ़ पूरी पिघल जाएगी तो टेम्परेचर हो जाएगा कितना, 5 6 7 8 9 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, मैं आपको एक बात बता दूं, वन टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है वो दो चीज़ों में मेजर किया जाता है। एक डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को मेजर करने की दो यूनिट होती हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। तो जो एसआई यूनिट होती है उसमें टेम्परेचर जो होता है वो मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में, और जो सीजीएस यूनिट होती है उसमें टेम्परेचर मेजर किया जाता है केल्विन में। ओके, तो हम नॉर्मली टेम्परेचर को एसआई यूनिट में ही मेजर करते हैं जो है डिग्री सेल्सियस। ओके, तो 1 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 डिग्री केल्विन, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमने एक बीकर में बर्फ़ ले लिया था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया था। फिर उसके बाद जब वो नीचे से गर्म करना चालू किया तो बर्फ़ धीरे धीरे पिघलने लग गई। तो पिघली हुई बर्फ़ का टेम्परेचर हमने मेजर किया। फिर जब वो बर्फ़ पूरी तरह से पिघलकर पानी बन गई तो हमने टेम्परेचर मेजर किया। फिर लास्ट में जब वो बर्फ़ पानी बन करके पानी से भाप बन गई तब हमने टेम्परेचर मेजर किया। ओके, तो 4 बार आपको टेम्परेचर मेजर करना है क्योंकि 4 स्टेट यहाँ पर शो हो रही। सबसे पहले लिक्विड स्टेट, फिर लिक्विड से सबसे पहले सॉलिड स्टेट होगी आइस के फॉर्म में, फिर जैसे जैसे बर्फ़ पिघलने लगेगी तो सेमी सॉलिड स्टेट आएगी, फिर थर्ड स्टेट जाएगी लिक्विड स्टेट, जब बर्फ़ जो है पानी बन जाएगा। ओके, फिर फोर्थ स्टेट आएगी कौन सी? गैसियस स्टेट, जब पानी जो है वो भाप बनकर उड़ जाएगा। ओके, तो ये 4 स्टेट आएंगी। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट था जो आपको करना है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जिन पार्टिकल से सॉलिड बना होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ने लगती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लगते हैं बहुत तेज़ी से। ओके, तो जब हीट एनर्जी दी जाती है यानी गर्मी दी जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में होता है वो कमज़ोर होने लगता है। जो पार्टिकल्स एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं वो एक दूसरे का हाथ धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्मी है उससे जो बॉन्ड है उनके बीच का वो टूटने लगता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजिशंस एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। पार्टिकल्स अपनी फिक्स्ड पोजीशन छोड़ देते हैं और आसानी से फ्रीली मूव करने लगते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है जब सॉलिड जो है वो पिघल करके कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। मिनिमम टेम्परेचर जो सॉलिड का होता है वो उसको पिघला करके क्या बना देता है? लिक्विड। ओके, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, मतलब जब सॉलिड पिघल करके लिक्विड बन जाए, जैसे आइस था, ओके, बर्फ़ था, तो बर्फ़ जब हमने नीचे से गर्म की तो जैसे ही वो पानी बनने लगी तो जिस पॉइंट पर वो पानी बनना चालू होगी वो कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ओके, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट भी होता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें बर्फ़ भी जम जाती है, और 0 डिग्री सेल्सियस से पॉइंट हल्का सा ऊपर हो जाए या 0 डिग्री सेल्सियस को ही मानेंगे, उसमें पानी जो है, जो बर्फ़ है उससे पानी बन जाता है। ओके, तो गाइज़ आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। जो भी डाउट्स आए इस लेक्चर में प्लीज़ पूछिए। आप 2 से 3 बार ज़रूर इस लेक्चर को पढ़ लीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट है तो मैंने लेक्चर्स स्टडी मटेरियल सेक्शन में डाल दिए हैं, तो उस स्टडी मटेरियल सेक्शन में जा कर के लेक्चर्स को दोबारा से देखिएगा प्लीज़। ओके, और जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछिएगा, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, और गाइज़ जो होमवर्क मैंने प्रोवाइड किया है आपको, उस होमवर्क को आपको सिर्फ सैटरडे और संडे को भेजना है। कोशिश करिएगा आप सैटरडे को ही भेज दीजिएगा। ओके,
और होमवर्क में चैप्टर के ऊपर अपना नाम लिख दीजिएगा। ओके, सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।